हेलो एवरीवन। एचपी सेट का पेपर कंडक्ट किया गया था 28 अप्रैल 2024 को, जिसमें हमने लाइफ साइंस पेपर सेकंड की आंसर की के फर्स्ट 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। बाकी रिमेनिंग 51 to 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। Yeast has a power to convert sugar solution into alcohol by secreting an enzyme complex known as। इसमें ये पूछा गया है जो ईस्ट है वो शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एमाइलेज। देखिए एमाइलेज एंजाइम जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंड पेनक्रियाज भी इसे रिलीज करता है और ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। नेक्स्ट एंजाइम आता है जाइमेज। तो इसका राइट आंसर जाइमेज ही होगा क्योंकि जाइमेज जो है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टेज एंजाइम की बात कर लेते हैं। देखिए इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को चेंज कर देता है इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। एंड लास्ट एंजाइम यहाँ पे आ जाता है काइनेज। काइनेज एंजाइम जो है वो फोस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग का। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सैम्पलिंग वेजिटेशन, कुछ मेथड्स दिए हैं वेजिटेशन को सैंपल करने के, और लिस्ट 2 में इंफॉर्मेशन जनरेटेड कि हम इससे क्या देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो देखिए क्वाड्रेट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, बेसल कवर एंड बेसल एरिया को देखने के लिए। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। इसके बाद आता है लाइन ट्रांजेक्ट मेथड। लाइन ट्रांजेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है चेंज अलोंग एनवायरमेंटल ग्रेडियंट कवर एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए लाइन है, लाइन में यहाँ पे ग्रेडियंट चेंजेस आएंगे, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट में चेंजेस आएंगे, कवर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। पॉइंट फ्रेम मेथड की अगर हम बात करें तो पॉइंट फ्रेम मेथड जो है ये आपका यूज़ होता है लो वेजिटेशन को कवर को देखने के लिए, लो वेजिटेशन बेसल एरिया एंड लीफ एरिया इंडेक्स को देखने के लिए। और बचा बाइसेक्ट मेथड। तो बाइसेक्ट मेथड जो है ये फॉर स्केल ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें लिस्ट फर्स्ट दी गई है जिसमें कि कुछ डाइज दिए हैं और सेकंड लिस्ट में कंपोनेंट टू स्टेन कि मतलब ये डाई किन कंपोनेंट को स्टेन करते हैं। तो सबसे पहला टॉलिडेन ब्लू दिया है। देखिए टॉलिडेन ब्लू जो है ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे डीएनए आरएनए। तो फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लेक्टोफिनोल। लेक्टोफिनोल फंगल हाइफे को स्टेन करता है। तो इसका आंसर फंगल हाइफे आ जाएगा। कुमेसिस ब्रिलियंट ब्लू जो स्टेन है वो प्रोटीन को स्टेन करता है और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो फैट को स्टेन करने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी मैच द फॉलोइंग ही दिए हुए हैं, दिए हैं मेथड और सेकंड इसमें इंट्रैक्शन या क्या डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आता है ईज टू हाइब्रिड सिस्टम। देखिए ईज टू हाइब्रिड सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग मेथड होता है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन को स्टडी करने का। और अगर हम पहले मैं इसके ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ। अगर किसी को पहला ही आता था तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्योंकि सिर्फ फर्स्ट का डी डी जो दिया है वो इसी ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। बाकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे जो है वो डीएनए प्रोटीन के इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये मेथड हम यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप की डिटर्मिनेशन के लिए। एंड द लास्ट एनएमआर जो है हम यूज़ करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है कि फिनोलॉजी क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फिनोलॉजी। तो आइए एक एक ऑप्शन देखते हैं। द स्टडी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ स्कल एज ए इंडिकेटिव ऑफ मेंटल फैकल्टीज एंड ट्रेट्स ऑफ करेक्टर।
तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कन्फर्मेशन ऑफ स्कल वगैरह हम पढ़ते हैं, तो इस स्टडी को हम बोल देते हैं फ्रेनोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम इथोलॉजी कहते हैं। है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स एंड देयर सीजनल इवेंट्स, तो बिल्कुल सही है। फिनोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स एंड देयर सीजनल इवेंट्स की स्टडी को कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, एस्ट्रोनॉमी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 आता है, व्हाट इज अ ग्राफ्ट बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज टर्म्ड। देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्राफ्ट दिए गए हैं, तो हम एक एक ग्राफ्ट को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है ऑटोग्राफ्ट। अब पूछा क्या है कि डिफरेंट मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो ग्राफ्ट होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑटोग्राफ्ट क्या होता है कि ऑटोग्राफ्ट में एक ही इंडिविजुअल की बॉडी से के एक पार्ट से जो है वो ग्राफ्ट लिया जाएगा और उसी की बॉडी के दूसरे पार्ट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब कि एक ही इंडिविजुअल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, इंडिविजुअल सेम है, इसे हम ऑटोग्राफ्ट कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग भी कई बार देखा होगा कि कई बार लेग से या किसी भी पोर्शन से बॉडी से जो है वो स्किन लिया जाता है, कभी किसी को बर्निंग वगैरह हो जाए और उसे फेस पे या रिक्वायर्ड एरिया पे जो है वो ग्राफ्ट कर दिया जाता है, दैट इज़ ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट आता है आइसोग्राफ्ट। देखिए आइसोग्राफ्ट क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में यहाँ पे अगर ग्राफ्टिंग की जाए तो उसे हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोग्राफ्ट। तो जीनोग्राफ्ट क्या होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीनोग्राफ्ट क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो ग्राफ्ट होगा उसे हम जीनोग्राफ्ट कह देते हैं। लास्ट आता है हमारा एलोग्राफ्ट। देखिए एलोग्राफ्ट जो है उसे हम होमोग्राफ्ट भी कह देते हैं। अब मैं होमोग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में ग्राफ्ट होगा, बट दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब कि यहाँ पे जैसे आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में हुआ, ये आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में नहीं होगा, दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल बट दे आर ऑफ सेम स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पाइनियर स्पीशीज। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीशीज दैट डोमिनेट मैच्योर इकोसिस्टम। मैच्योर इकोसिस्टम में जो स्पीशीज डोमिनेट करती है उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोल देते हैं। स्पीशीज दैट एस्टेब्लिश एंड थ्राइव इन न्यूली फॉर्म्ड और डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जो न्यूली फॉर्म्ड एनवायरनमेंट में स्पीशीज एस्टेब्लिश होती है या इन्वेड करती है उसे हम पाइनियर स्पीशीज कह देते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। स्पीशीज दैट एक्सक्लूसिवली इनहेबिट एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या एक्वेटिक स्पीशीज बोल दूंगी मैं इसे। ठीक है, और लास्ट आता है स्पीशीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज आ जाती हैं। व्हाट इज मीजोपिलेजिक जोन। मीजोपिलेजिक जोन कौन सा होता है, देखिए वाटर बॉडी में अलग अलग जोन्स होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शंस को। द शैलोएस्ट लेयर ऑफ द ओशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस टू 200 मीटर डेप्थ। तो सरफेस से लेकर वाटर के और 200 मीटर डेप्थ तक जो लेयर आती है सबसे अपर मोस्ट, उसे हम कह देते हैं एपिपिलेजिक जोन। तो ये एपिपिलेजिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द जोन करेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट डार्कनेस वेयर नो लाइट पेनिट्रेट्स टिपिकली फाउंड बिलो 1000 मीटर्स। तो 1000 मीटर से जो नीचे आती है उसे हम कहते हैं बेथीपिलेजिक। द जोन नियर ओशन फ्लोर वेयर यूनिक डीप सी ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन। तो बिल्कुल फ्लोर के पास ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर कंडीशन भी
बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और वहाँ पे जो है वो कुछ यूनिक ऑर्गेनिज्म, डीप सी ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। इस जोन को हम कह देते हैं हेडोपिलाजिक जोन। और लास्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है द मिडल लेयर ऑफ द ओशियन रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 1000 मीटर इन डेप्थ, मतलब इस एपिपेलेजिक जोन के नीचे, है ना, वहाँ से 1000 मीटर तक जो आ जाएगी, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वगैरह जो है ये ऑपरेट करेगी, तो इसे हम मीजोपिलेजिक जोन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और जोन भी होता है जो 4000 टू 6000 मीटर की रेंज में आता है, और उसे हम एबेसोबिलेजिक जोन कह देते हैं। ग्लूकोज यूनिट रिलीज्ड इन फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही है, तो हम इसको कह देते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजन की लिसिस हो रही है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो इसमें सबसे पहले जो ये ब्रेकडाउन में बनता है वो है ग्लूकोज 1 फोस्फेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इन वेसोप्रेसिन एट पोजीशन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट। तो वेसोप्रेसिन में थर्ड पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फिनाइल एलेनिन, और यही इसका राइट आंसर है। देखिए, फिनाइल एलेनिन जो है ये पोजीशन थर्ड पे होता है, और टायरोसिन जो है ये पोजीशन सेकंड पे होता है। ठीक है, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्वियसली लर्न करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कौन सी पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। एक वेसोप्रेसिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पाइरुवेट ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूको नियो, नियो मतलब न्यू, और जेनेसिस मतलब जनरेट होना। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है किसी न्यू सोर्स से, तो यहाँ पे न्यू सोर्स जनरली नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो जाता है। राइट आंसर है फर्स्ट 4 ATP 2 GTP एंड 2 NADH। देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 62, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग बायोसिंथेसिस रिलेटेड स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये एक एक स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। 2018 के नेट में ये आई थिंक पेपर सी में आया था, पार्ट सी में, तो हम एक एक स्टेटमेंट इसकी डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन ट्रिप्टोफैन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एल डोपा। देखिए, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में चेंज होता है, टायरोसिन डोपामिन में, और डोपामिन जो है वो एल डोपा में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वन इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर टू द बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन इज एलेनिन। तो इन्होंने बोला है कि पोरफायरिन के बायोसिंथेसिस में जो इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर है वो एलेनिन है, जो कि बिल्कुल गलत है। एलेनिन नहीं, ग्लाइसिन होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट बैक्टीरिया बायोसिंथेसाइज अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ल्यूसिन फ्रॉम ऑक्सैलोएसीटेट एंड पाइरुवेट। तो ये सारे अमाइनो एसिड जो मैक्सिमम बैक्टीरिया है वो ऑक्सैलोएसीटेट और पाइरुवेट से सिंथेसाइज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लास्ट भी देख लेते हैं, एक्टिवेटेड मेलोनेट is the source of all carbon atoms used in production of palmitate। देखिए, एक्टिवेटेड मेलोनेट जो है वो मैक्सिमम सभी के सभी कार्बन एटम यहाँ पे जो है वो उसका सोर्स तो होता है पाल्मिटेट की सिंथेसिस में, बट इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो भी दो यहाँ पे कार्बन जो है कंट्रीब्यूट करता है पाल्मिटेट की सिंथेसिस में, तो ये भी गलत हो जाती है। Which of the following event will not usually lead to transformation of abnormal cell into cancer cell। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसा इवेंट है जो कि एबनॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा।
पहला ऑप्शन आ जाता है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स। देखिए ऑन्कोजीन कैंसर रिलेटेड जीन होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, तो अगर इनका फंक्शन गेन हो जाएगा तो ऑब्वियसली कैंसर होगा। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाती है। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सुप्रेसर, अगर ट्यूमर सुप्रेसर्स जो हैं वही फंक्शन नहीं करेंगे तो ट्यूमर सुप्रेस कैसे होगा, ये भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पे आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोसिस एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोसिस रिलेटेड जीन्स। अब देखिए पहली बात ये है कि कैंसर है क्या, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है। यहाँ पे बात की गई है एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस टर्म इसका मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखिए ये एक ऐसा फंक्शन होता है सेल का कि अगर कोई सेल फॉल्टी हो जाता है, सिक हो जाता है, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है। ठीक है, अगर ऐसे सेल की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होगी, मास ऑफ सेल बनेगा, ट्यूमर बनेगा। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट में हम कंपेयर करें तो गेन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोसिस रिलेटेड जीन्स, अगर ये फंक्शन गेन होगा तो कैंसर नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक है। और इसके ऑपोजिट ये स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल गलत हो जाती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑडिटरी रूट इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो ऑडिटरी रूट का प्रॉपर ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ईयर में सबसे पहले आ जाता है ईयर पिन्ना ऑरिकल। उसके बाद हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो कि बिल्कुल सही है, उसके अंदर यही आती है। इसके बाद आती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। देन ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब मेलियस, इनकस एंड स्टिप्स, ये तीनों जो है आ जाती हैं बोन्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद ही ये आती है देन ओवल विंडो, तो ओवल विंडो भी इसमें बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आता है कोक्लिया। देखिए कोक्लिया स्पाइरल कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फील्ड होता है, तो इसके बाद यही आता है। अब ये स्पाइरल ऑर्गन यहाँ पे इन्होंने ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को कह दिया है, तो इसके बाद ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, उसके बाद राउंड विंडो आती है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ क्लास ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड दैट प्रमोट हेल्दी मेटाबॉलिज्म to guarantee sufficient amount of ATP are produced, resist stress and has anti-inflammatory properties। तो इसमें ये पूछा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड से वो कौन सा ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो कि एटीपी भी प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एंड्रोजन, मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड कैटेकोलामीन्स। तो देखिए एंड्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में मेन कोर्टिसोल आ जाता है, ये हार्मोन आ जाता है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकोइड में हमारे कुछ ड्रग्स भी आते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं ड्रग्स। फॉर एग्जांपल एक दवाई का नाम, एक ड्रग का नाम बताऊंगी, प्रेडिनी सोलोन। ये स्टेरॉइड है जो बहुत सारी डिजीज़ में दिया जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में दिया जाता है, इस ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ही हैं जो कि एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होंगे। बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड, ये भी एड्रिनल ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं और ये सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं बॉडी में। इसका एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन आ जाता है। कैटेकोलामीन्स में हमारे एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आ जाते हैं जो कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन आ जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर इसमें आएगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन आते हैं ए, डी,
ई एंड के। तो इसके अलावा बचा हमारा विटामिन बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग ईच एक्सोन इज। अब पहली आती है एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये ईच एक्सोन को सराउंड करती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ईच एक्सोन को सराउंड करती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। पेरिन्यूरियम मिडल लेयर होती है और ये मिडल लेयर जो है ये बंडल ऑफ एक्सोन को सराउंड करेगी। पेरिन्यूरियम के बाहर आता है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम आउटर मोस्ट आ जाती है और ये सराउंड करती है एंटायर नर्व को। देखिए फेसिकल जो है ये एक्सोन बंडल टुगेदर इनटू ग्रुप उसको सराउंड करेगी, या फिर कई बार ये मसल्स में भी टर्म यूज की गई है। तो राइट आंसर इसका एंडोन्यूरियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ लीवर। तो पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यस, ये लीवर करती है। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में लीवर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लीवर की, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, यस, इसमें भी लीवर हेल्प करती है। सिंथेसिस ऑफ बाइल में भी लीवर हेल्प करती है एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी में भी। तो सेकंड को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 5 ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 आ जाता है इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इन एम्फीबियन एम्ब्रियो। एम्फीबियन के एम्ब्रियो में इनिशियल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस किससे डिटरमिन होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें है द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। तो यही राइट आंसर है कि स्पर्म जहाँ से एंटर करता है वही डिटरमाइन करता है कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस कैसे बनेगी एम्फीबियन एम्ब्रियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इन फ्रूट फ्लाइज यानी कि ड्रोसोफिला में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था। श्योर आंसर नहीं मिल रहे थे, बट मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर जो है वो एग जीन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैटरनल इफेक्ट जीन तो इसमें डेफिनेटली जो है ये कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन को। इसके अलावा मैंने जो स्टडी की थी, देखिए मैटरनल जीन तो ओवरी के अंदर जो है यहाँ पे मदर ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। बाकी मैंने जो स्टडी की थी इसकी तो होम्योटिक जीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन भी जो है वो इसको डिटरमाइन करते हैं, पर मेनली मैटरनल इफेक्ट जीन डिटर्मिनेशन इसकी करते हैं, ये दिया हुआ था। बट एग जीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। एक जगह मैंने स्टडी किया तो वहाँ पे इसी को मैटरनल इफेक्ट जीन भी कहा था, बट वो सिर्फ एक ही जगह है, ऑथेंटिक आंसर नहीं था। मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर डी ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसको एक बार आंसर की से भी हम कंफर्म कर लेंगे। Question number 71. The process by which developing cells achieve their functional mature identity as liver, muscle cell और nerve cell। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक developing cell है जो वो जब मेच्योर होके अपनी एक आइडेंटिटी गेन करता है एज ए लीवर सेल, ये मसल का सेल है या नर्व सेल का है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। क्लीवेज डिवीजन तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो नॉर्मली क्लीवेज हो रही है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, बन रहे हैं। पैटर्न फॉर्मेशन भी नहीं है ये। देखिए पैटर्न फॉर्मेशन भी आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली में पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है, सेल एक्वायर डिफरेंट आइडेंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल पोजीशन इन एम्ब्रियो। तो स्पेशल पोजीशन के बेसिस पे सेल्स जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटी जो अटेन करते हैं उसे हम पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है कि उनकी डेवलपमेंट के टाइम में, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम में स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिज्म का बनेगा, फॉर्म बनेगी, उसे हम मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। पर डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल बिकम स्पेशलाइज्ड। तो यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डेवलपिंग सेल जो है उसने स्पेशल फंक्शन अटेन कर लिया है। वो लिवर सेल हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, मसल सेल हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, या फिर स्पेशल सेल हो गया, नर्व सेल हो गया। तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फर्स्ट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज।
तो ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली फेज जो होती है वो कौन सी होती है? देखिए, इसमें दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और oogenesis प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम आ गई। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये राउंड स्ट्रक्चर है और स्पर्मेटोजोआ बनता है। +2 की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है ये। तो इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस, हम इन दोनों प्रोसेस को साथ में हम बोल देते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर गेमेटोजेनेसिस होगा, क्योंकि सेक्सुअल डेवलपमेंट में सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होती है। द रिसेप्टर फॉर एपिनेफ्रिन इज ए, एपिनेफ्रिन हार्मोन के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑप्शन है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। देखिए, ये इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन के लिए, उसके लिए ये एज ए रिसेप्टर रोल प्ले करता है। लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो मतलब ये पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड देख लेते हैं। लिगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ये डीएनए बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और स्टीरॉयड हार्मोन जो है उसे एक्टिवेट करते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो ये इसका राइट आंसर है। यही रिसेप्टर है एपिनेफ्रिन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सीरिन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। तो ये पर्टिकुलर साइटोकाइंस जो है उसको रिस्पोंड करता है, साइटोकाइंस। तो राइट आंसर हो गया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वुड बी कंसिडर्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल्स? तो इसमें से हम किसे डिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे? देखो, ब्लास्टोमेयर के सेल्स जो है वो डिफरेंशिएटेड सेल बिल्कुल नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं सभी। स्पीमेन ऑर्गेनाइजर, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर एक्चुअली में क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, और किस में होते हैं ये? एम्फीवियंस में। एम्फीवियंस में होते हैं, बाद में जाके ये सीएनएस बनाते हैं, बाद में जाके बनाते हैं। देखिए, अभी तक डिफरेंशिएट ये हुए नहीं है। स्टेम सेल तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी नहीं है डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। और लास्ट आता है मसल सेल। अभी पिछले क्वेश्चन भी हमने किया था जो, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि मसल सेल इज ए डिफरेंशिएटेड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पोर्शन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी दैट विल प्रोड्यूस विंग इज कॉल्ड। देखिए, ड्रोसोफिला बॉडी का ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ से विंग प्रोड्यूस होंगे? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पर बहुत से स्टूडेंट इसे टेल्सन जो है उससे आई डोंट नो क्यों मतलब कंफ्यूज हो गए। बट टेल्सन तो हम टेल बोन को बोलते हैं, तो टेल से थोड़े से ना विंग निकलेंगे, टेल बोन होती है टेल्सन। ये हमें मतलब कुछ आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलती है, प्रॉन वगैरह में अगर स्टडी किया हो तो। डोर्सल नहीं, गलत है। एब्डोमेन से बेनी थोरेक्स रीजन जो है ये राइट आंसर है, वहां से विंग निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। रामचंद्रन प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम नेट में भी पूछा जाता है। रामचंद्रन प्लॉट द वैल्यू ऑफ डाइहेड्रल एंगल साई, यहाँ पे साई की बात की गई है, इज बेस्ड ऑन द रोटेशन अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साई एंगल हम बोल देते हैं सी अल्फा सी डैश को, और एन सी अल्फा को हम फाई कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट आ जाएगा। इसमें एंजाइम दिए हैं, आरएनए पॉलीमरेजेस दिए हैं, और उसका रोल पूछा गया है और मैच करने को कहा है कि कौन सा एंजाइम कौन सा रोल प्ले करता है। तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 77 में पहला आता है ऑप्शन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, सेकंड है आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो अब हम इनके फंक्शन, इनके रोल पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग स्मॉल आरएनए जीन्स सच एज those of
tRNA एंड 5sRNA। तो ये फंक्शन हमारा करता है, ये रोल प्ले करता है RNA पॉलीमरेज 3। ठीक है। ऑप्शन सेकंड आ जाता है आपका, कैटालाइसिस द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल को कौन सिंथेसाइज करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन। तो इसका ये फंक्शन करता है, ये रोल प्ले करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। और इसके बाद बचता है आरएनए पॉलीमरेज 2 का, ऑब्वियसली लास्ट होगा आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, आरएनए को बनाता है डीएनए से, किस टाइम में, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए जीन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी फाइब्रस प्रोटीन। तो इनमें से फाइब्रस प्रोटीन कौन सी है। प्री एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है और ये ट्रांसपोर्ट करती है थायराइड हार्मोन और विटामिन ए का। केराटिन प्रोटीन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है, जो कि इसका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड प्रोटीन जी जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 3 प्राइम, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 प्राइम टू 5 प्राइम ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम पे OH होता है और यहीं पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच component catalyzes फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड। ट्रांसलेशन के टाइम में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। स्मॉल सब यूनिट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच होता है mRNA। लार्जर सब यूनिट की बात करूं तो लार्जर सब यूनिट में हम देखते हैं यहाँ पे 3 साइट्स होती हैं, A, P एंड E। एमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज साइट जहाँ पे कि tRNA अमाइनो एसिड को लेके आता है, P साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और E साइट से जो है वो tRNA एग्जिट करता है। तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, बाकी C एंड D ऑप्शन गलत हैं। इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए जी प्रोटीन इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछा है। डीएनए जी प्रोटीन का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। पहला ऑप्शन है हेलिकेज एक्टिविटी। अगर मैं हेलिकेज एक्टिविटी की बात करूँ तो ये डीएनए एच करता है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते हैं। प्राइमेज एक्टिविटी इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्राइमेज एक्टिविटी डीएनए जी प्राइमर्स एंजाइम करते हैं और ये जो है वो छोटे छोटे आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करते हैं। टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी जो है वो गाइडेज एंजाइम करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लाइडिंग क्लैंप इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्लाइडिंग क्लैंप का डीएनए रेप्लिकेशन में क्या फंक्शन होता है। पहला है फैसिलिटेट द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए की अनवाइंडिंग जो है वो डीएनए हेलिकेज करता है। स्टेबलाइजिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। नेक्स्ट है एनहांसिस प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोसेसिविटी को इन्हांस करने की, तो स्लाइडिंग क्लैंप को हम डीएनए क्लैंप भी कह देते हैं और ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और साथ ही डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड करता है, उसी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए टेम्पलेट से ये अलग नहीं होने देता। तो स्मूथली डीएनए पॉलीमरेज को ये स्लाइड करवाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लास्ट भी देख लेते हैं, प्रोमोट लाइगेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लाइगेशन करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम।
ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन्स SNRNPs का क्या रोल होता है? कि स्प्लाइसिंग क्या होता है? HNRNA बनता है, तो इसमें सीक्वेंसेस होते हैं इंट्रोन एंड एक्सोन। तो स्प्लाइसिंग में इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सोन को जोड़ के mRNA बन जाता है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। कैटालाइज द एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप, बिल्कुल गलत। बाइंड टू पॉली ए टेल, ये भी गलत है। फॉर्म स्प्लाइसोसोम, यस स्प्लाइसोसोम बनाता है। एंड फैसिलिटेट इंट्रोन रिमूवल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। Given below are the names of cell formed during the developmental stages of zygote in column 1 एंड डेफिनेशन इन कॉलम 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 में जो है वो कुछ सेल्स के नेम दिए गए हैं जो कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम में या जाइगोट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ जाइगोट में जो है बनते हैं, और कॉलम 2 में उनकी डेफिनेशन दी गई है, हमें इन्हें मैच करना है। तो ये कॉलम 1 में मोरुला, ब्लास्टोमियर, ट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट दिए गए हैं। हम इनकी डेफिनेशन देखते जाते हैं और मैच करते जाते हैं। सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज, तो क्लीवेज से जो सेल बनते हैं वो होते हैं ब्लास्टोमियर। अ फ्लूइड फिल्ड स्फीयर ऑफ सेल्स दैट एंटर्स द यूट्राइन कैविटी, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कौन सी होती है? ब्लास्टोसिस्ट। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेल्स स्टिल सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा, तो ये होता है हमारा मोरुला। और ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। What is the specific inducer molecule that bind to LAC repressor and leads to its inactivation in LAC operon? तो यहाँ पे इंड्यूसर मॉलिक्यूल पूछा गया है जो कि लैक रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इसकी इनएक्टिवेशन कर देता है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका एलोलैक्टोज। लैक्टोज जो है वो एलोलैक्टोज बनाता है और एंजाइम यूज़ होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और एलोलैक्टोज जो है वो यहाँ पे लैक रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है। देखिए ग्लूकोज भी इसका आंसर नहीं होगा। आईपीटीजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मिमिक करता है एलोलैक्टोज को, बट इसकी साइटोटॉक्सिसिटी कम होती है और ये मैमिलियन सेल के अंदर जो है आराम से चला जाता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग नॉकआउट माउस? तो देखिए नॉकआउट माउस बनाने का क्या पर्पस होता है? टू एनहांस जीन एक्सप्रेशन, ये नहीं होगा। टू डिलीट और इनएक्टिवेट स्पेसिफिक जीन, यही इसका राइट आंसर होगा। नॉकआउट माउस में किसी स्पेसिफिक जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को या तो इनएक्टिवेट कर दिया जाता है या तो उसे वैसे ही डिलीट कर दिया जाता है ताकि हम उस जीन का इफेक्ट पढ़ सकें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। What type of vaccine involves the use of weakened form of pathogen to stimulate immune response? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी वैक्सीन में वीकेंड माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन नाम से ही पता चल रहा है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सब यूनिट वैक्सीन की, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंटीजन को प्यूरिफाई किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और फिर उसके बाद उसे यूज़ किया जाता है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन का मतलब है कि लाइव तो हैं बट वीकेंड हैं माइक्रोब्स, और या फिर हम बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स की विरुलेंस को कम कर दिया गया है। और ऑप्शन डी है mRNA वैक्सीन, तो mRNA वैक्सीन भी नहीं होगा। mRNA वैक्सीन में क्या होता है कि mRNA का जो है वो यूज़ किया जाता है, mRNA को यूज़ किया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज शो रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन? तो इसका राइट आंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, बाकी सभी के सभी जो हैं वो डोमिनेंट हैं। What is the maximum frequency of recombination that can occur between two genes? तो दो जीन्स के बीच में मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है 50% होती है। देखिए कैसे, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो उस टाइम 50% गैमीट्स जो हैं वो पेरेंटल बनते हैं और 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट
गैमीट बनते हैं। तो 50% इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी बार बॉडीज विल बी प्रेजेंट इन फीमेल विद XXX सेक्स क्रोमोसोम? नॉर्मल फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक X क्रोमोसोम कंडेंस्ड और इनएक्टिवेटेड होता है, जिसे हम बार बॉडी बोल देते हैं। अगर हम बात करें XXX क्रोमोसोम की, अगर किसी में ये एबनॉर्मल कंडीशन पाई जाती है, तो इसमें दो X क्रोमोसोम जो हैं वो इनएक्टिवेट होंगे, कंडेंस्ड होंगे, एज ए बार बॉडी होंगे, और सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाइब्रिड डिसजेनेसिस इन ड्रोसोफिला अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ये सिंड्रोम होता है जो कि जब हम क्रॉस करवाते हैं डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में, सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में, तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, सिंड्रोम होता है, उसे हम हाइब्रिड डिसजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। एम फीमेल एंड पी मेल, पी मेल में पी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और इनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट शेल कोइलिंग पैटर्न इन स्नेल लाइमेनिया पेरेग्रा? तो शेल कोइलिंग, या तो शेल जो है स्नेल में राइट हैंडेड होगी या लेफ्ट हैंडेड होगी, और ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी नहीं आएगा। यहाँ पे ये फैक्टर डिसाइड किया जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से, जिसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। गैमीट के साइटोप्लाज्म में इसके लिए प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि शेल कोइलिंग को डिटरमाइन करती है। What is the term for two or more genes that collectively influence single polygenic trait? STR शॉर्ट टैंडम रिपीट होते हैं, जो कि एज ए जेनेटिक मार्कर यूज़ किए जाते हैं। RFLP भी जेनेटिक मार्कर की तरह इन्हें हम यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म। QTL क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई होती है, और ये वो लोकस होता है जहाँ पे कि क्वांटिटेटिव जीन प्रेजेंट होते हैं, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को डिसाइड करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। RS जो है इसे हम यूज़ करते हैं टू रेफर स्पेशल SNPs। A person with blood group B can safely donate blood to which of the following blood groups? तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप B है उसमें एंटी ए एंटीबॉडी होती है, और जो ब्लड ग्रुप ए है, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए की बात करूं तो उसमें एंटी बी एंटीबॉडी होगी। तो यानी कि जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं वो ए को कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप की बात करूं तो उसमें एंटी ए एंड एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडी होती है, तो बी ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो ओ को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले बी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब हम ए बी की बात करें अगर, तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ना एंटी ए ना एंटी बी, तो बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मैच द आइटम इन कॉलम ए विद मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम बी। तो यहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट फैक्टर दिए हैं और लैटिट्यूड माइक्रो क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस दिए हैं। देखिए, जो लैटिट्यूड है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है एंगल एट विच सनलाइट हिट्स द अर्थ सरफेस। तो ये टेम्परेचर और सनलाइट एक्सपोजर को थ्रू आउट द ईयर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट का ए हो जाएगा। टोपोग्राफी लैंड की शेप, जैसे कि हिल, माउंटेन, वैलीज को हम बोलते हैं, और ये लोकल विंड पैटर्न और प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो सेकंड का बी हो जाएगा। अर्बनाइजेशन, जैसे कि सिटीज़ आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, ये सब क्या करते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसे रिलीज़ करते हैं, तो ये टेम्परेचर को इस हिसाब से ऑल्टर करते हैं। तो थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। और वाटर बॉडीज़ जो हैं वो क्या करती है, जैसे लेक्स आ गए, ओशंस आ गए, ये टेम्परेचर को मॉडरेट रखती हैं, जैसे दिन में हीट को एब्जॉर्ब करती हैं वाटर बॉडीज़, और रात में जो है हीट को रिलीज़ करती हैं। तो समर इसमें कूलर हो जाते हैं और विंटर्स इससे जो हैं वो वार्मर हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन
मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, बट ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम आंसर की से इसे कंफर्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स? तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कौन से नहीं हैं, ये डायग्राम भी दिया हुआ है +2 की एनसीईआरटी में। स्पॉटेड कस्कस, लेमूर, बेंडिकूट एंड कंगारू। तो इसमें राइट आंसर लेमूर हो जाएगा। एक्चुअली में ये प्लेसेंटल मैमल है। इसके अलावा इनमें आ जाते हैं वोल्फ, माउस, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, तो इसमें तस्मेनियन वॉल्फ, मार्सुपियल मोल, नमबैट, ये सब भी आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? पहला है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एमीबिएसिस करता है। ट्रिपेनोसोमा रंगेली ह्यूमन के लिए बहुत पैथोजेनिक तो नहीं होता। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई गैम्बिनीज इसका राइट आंसर होगा। ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो करता है। लेशमैनिया डोनोवानी जो है वो काला आजार कॉज करती है। द फाइलम इन विच एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल इन द लार्वल स्टेज एंड रेडियली सिमेट्रिकल इन द एडल्ट स्टेज। तो ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री होगी और जो एडल्ट है उसकी रेडियल सिमेट्री होगी? तो इसका राइट आंसर इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। इसमें स्टारफिश आ जाती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द जनरल करेक्टर्स ऑफ एव्स। तो इसमें एव्स के जनरल करेक्टर दिए हैं। इसमें हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक्सोस्केलेटन इज एपिडर्मल एंड हॉर्नी। तो ये गलत है, ये रेप्टाइल्स में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किन इज ड्राई एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड। तो स्किन उनकी ड्राई होती है और उनमें ग्लैंड्स नहीं होती है, सिर्फ एक प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन ओसिफाइड एंड विथ स्मूथ स्कल एंड मोनोकोंडाइलिक। तो मोनोकोंडाइलिक ही स्कल होता है इसका, एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है उसमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फीमेल ओविपेरस। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होती है और फीमेल एग ले करती है। Which of the following small g protein is involved in nuclear transport and targeting? तो पहली आ जाती है RAS। देखिए RAS जो है एक टाइप का GTPase है और ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है विद इन सेल। नेक्स्ट है RAN रैन प्रोटीन। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है RAB रैप, टाइप ऑफ स्मॉल GTPase होता है ये भी, और ये रेगुलेट करता है इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग को। रो प्रोटीन तो हमने बैक्टीरिया में देखा था कि ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। तो ये थी लाइफ साइंस की कंप्लीट आंसर की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।